नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज में पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, आज अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत जब पहले मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा था, उसके कुछ अंश जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, उसको आज अपन समाविष्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात पुनः अपन कर देते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वियना का रहने वाला था। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भेद बताए। उन्होंने कहा कि चेतन मन होता है जो वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ होता है, चेतन मन 1/10 भाग होता है। दूसरी बात उन्होंने यह बताया कि अचेतन मन होता है जो 9/10 भाग होता है। जितनी भी अपनी दमित इच्छाएं होती हैं वो उसमें अचेतन मन में ही दबी रहती हैं, और सबसे ज़्यादा सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर कार्य किया। तीसरा होता है अर्धचेतन अवस्था, जो चेतन व अचेतन की बीच की अवस्था है, जिसमें अपन को कोई बात याद आती है और वापस भूल जाते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए। एक ईड, अर्थात ईड में इच्छाओं का जनन होता है, इच्छाओं की जननी कहा गया है। जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो उसमें सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए सुखवादी सिद्धांत कहा। फिर अपन ने पढ़ा था ईगो, अर्थात अहम। इसमें आदमी में उचित और अनुचित का भेद करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, इसीलिए उसको अपन ने वास्तविकतावादी सिद्धांत कहा। इसके बाद अपन ने कहा सुपर ईगो, जो आदर्श व नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए उसको आदर्शवादी व सिद्धांत कहा था। साथियों, अब उसके बाद में कुछ बातें रह गई। यदि आप कहो तो मैं एक बार वापस नोट लगा लूँ, थोड़ी सी नोट लगा दूँ। सबसे पहले तो इसका बोलिए आप कह दो तो प्रतिपादन किया सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहाँ का रहने वाला? वियना, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था ना, वियना ऑस्ट्रिया। देखिए साहब, इन्होंने छोटा छोटा बता देता हूं अभी, मन के 3 भेद बताइए। मन के 3 भेद। नंबर 1, चेतन मन। यह व्यक्ति की जागृत स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। यह कुल 1/10 भाग होता है। दूसरा, अचेतन मन, यह 9/10 भाग होता है। यह सबसे बड़ा भाग है, यह सबसे बड़ा भाग है। नंबर 2, इसी में ही इस सारी इच्छाएं इसमें दमित होती हैं, इसी में ही दबाई जाती है, दमित होती है साहब। कहता है कि निम्न में से दमित इच्छाओं का भंडार है, कब्र का है अचेतन मन। और फ्राइड ने सबसे ज्यादा कार्य किस पे किया? फ्राइड ने सर्वाधिक जोर दिया किस पे? अचेतन मन पर। तीसरी है अर्धचेतन। यह चेतन व अचेतन के बीच की अवस्थाएं हैं। इसके बाद व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए उसने। व्यक्तित्व के 3 स्तर। पहले सारी चर्चाएं पहले वाले पाठ में विस्तृत रूप से हो चुकी हैं, परंतु अभी मैं थोड़ा सा आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। उसको सबसे पहले उसने कहा ईट, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परम अहम। एक बार आपकी सभी की नजर श्याम पट पे हो जानी चाहिए। इदम में इच्छाओं का जन्म होता है, इसीलिए इच्छाओं की जननी कहा गया है। परीक्षा में आ जाएगी, निम्न में से इच्छाओं का जन्म या इच्छाओं की जननी किसे कहते हैं? तो ईड को कहते हैं, इच्छाओं की जननी। निम्न में से जब इच्छाओं की जन्म होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, आदमी को सुख का एहसास होता है, इसीलिए इसको सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। सुखवादी सिद्धांत का है।
नंबर 2, ईगो में व्यक्ति को उचित व अनुचित का बोध होता है। उचित व अनुचित का बोध करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको वास्तविकतावादी सिद्धांत कहा गया। वास्तविकतावादी सिद्धांत। सुपर ईगो में यह आदर्श व नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आदर्श व नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आदर्श व नैतिकता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है। आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है। ये सारी की सारी बातें मित्रों आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। यदि मेरी पूर्व क्लास पढ़ी हुई है तो ये तीनों की तीनों वो एक तरफा उपजे प्रेम कहानी के माध्यम से कि एक छोरा जब यहाँ और यहाँ होता छोरी का पीछा करता है, फिर यहाँ तक पीछा करता है, और फिर यहाँ जब ये दो रस्तों में यदि दो रास्ते में फटता है, छोरी लड़का इधर चला जाता है, लड़की इधर चली जाती है, तो ये ईड वाली स्थिति बताई थी मैंने वहां पर। यहाँ पर आपको ईगो वाली बताई थी, यहाँ पर आपको सुपर ईगो। देखते ही कोई भी गलत भावनाएं आदमी में उपजती है तो इदम तत्व की अधिकता होती है। यदि गलत छोरी को कहूं कहाँ जा रही कहाँ आ रही है, उचित अनुचित का बोध हो रहा है, यह वास्तविकतावादी सिद्धांत है। फिर बीच में उसके विचार बदल गए, हे मूर्ख तू लड़की का पीछा कर रहा है, तेरी भी माँ बहन घर पर है, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। इस प्रकार जो आदर्श की भावनाएं थी वो वहां पर चली गई। इसलिए एक बात और नोट लगा दो, यहीं पर यही नोट लगा दो। फ्राइड ने तीनों मन की तुलना पानी में डूबे पहाड़ से की। पानी में डूबे पहाड़ से की है। कभी परीक्षा में आ जाए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मन के जो तीनों भेद है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन की तुलना पानी में डूबे पहाड़ से की है? तो साथियों लगाना ये है। देखिए साथ, अब ये आ गया। अब अपने आज का मुख्य बिंदु सारा लगा दो मेरे। सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। सबसे बड़ा मन चेतन, सारी की सारी इच्छाएं अचेतन मन में दमित होती हैं। अचेतन मन को इच्छाओं की कब्रगाह कहा गया है। साथियों लगाना ये सारी की सारी मैंने पहले बता दी। अब मैं क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी। आ जाओ, एक बार आपका पुनः दोहरान हो गया। जब तक तुम्हारी एक कहानी परीक्षा में कभी भी मनोविज्ञान में एक भी रटा हुआ प्रश्न नहीं आता साथियों, क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं साहब, सारे के सारे उसमें सिचुएशन आती है। मात्र एक आधा प्रश्न होता है जो डायरेक्ट रटा हुआ आएगा, बाकी सिचुएशन ही आएगी, कंडीशन आएगी। अब फ्राइड के अनुसार कुछ शब्दावली कह दी उन्होंने, फ्राइड के अनुसार नंबर 1 इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। नंबर 2 ओडिपस मनोग्रंथि शब्दावली है। नंबर 3 नार्सिसिज्म स्वयं है। थोड़ी सी अपन लगा देंगे। और इसमें आगे अपन ने है मूल प्रवृत्ति। क्या है? फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति वैसे तो दी थी मैकडूगल ने 14, परंतु मूल प्रवृत्ति फ्राइड ने 2 मानी थी। फ्राइड के अनुसार 2 थी साहब, ये अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की में पाई जाएगी। लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने पिता से अधिक स्नेह रखती हैं। परीक्षा में पहला डायरेक्ट आ गया, निम्न में से लड़की के द्वारा अपने पिता से अधिक स्नेह करने का कारण है लड़की में पाई जाती थी, तो उसमें आंसर क्या? इलेक्ट्रा ग्रंथि। नंबर 2 ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती हैं। ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती हैं, इसीलिए लड़के अपने मां से अधिक स्नेह करते हैं। मां से
अधिक स्नेह। डायरेक्ट आ जाए निम्न में से लड़कों में कौन सी मनोग्रंथि पाई जाएगी, तो आपको ओडिपस लगाना, या परीक्षा में प्रश्न आ जाएगी ओडिपस ग्रंथि निम्न में से किसमें पाई जाती है, लड़के में, लड़की में, या द्विलिंगी में, किन्नर में, तो आपको लड़का लगाना है। आ जाए परीक्षा में लड़कों द्वारा अपनी मां से अधिक स्नेह करने का मूल कारण क्या है, तो लड़कों में पाई जाने वाली ओडिपस ग्रंथि। मित्रों, नार्सिसिज्म या स्वमोह शेषवावस्था में, शेषवावस्था में बालक का अपने रूप के प्रति मोह है। यदि वो बार बार कांच में देखता है, कांच में देखता है, बार बार ऐसे ऐसे करता है, फिर हंसता है, खुद ही हंसता है, बार बार यदि कांच में देखता है, हंसता है, तो यह उसका स्वमोह है। क्या है? स्वमोह है। तो परीक्षा में आ जाएगी निम्न में से बच्चों का अपने रूप के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रा, ओडिपस, नार्सिसिज्म, मूल प्रवृत्ति, तो नार्सिसिज्म लगाना। तो आप क्या लिखोगे? फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के अनुसार शेषवावस्था में या बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में अपने रूप, शेषवावस्था में अपने रूप में मोहित होना, अपने रूप पर मोहित होना, अपने रूप पर मोहित होना, अपने आप पर ही मोहित होना कहलाता है नार्सिसिज्म। परीक्षा में आएगा निम्न में से अपने आप में मोहित होना किसके कारण, तो आप में लगाना इसमें फ्राइड के अनुसार। अब मूल प्रवृत्ति, वैसे तो मैकडूगल ने ही मानी थी मूल प्रवृत्ति 14, परंतु फ्राइड के अनुसार यहां पर 2 है साहब। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति यहां पर कितनी है? 2 है। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति। नंबर 2 मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखना, मूल प्रवृत्तियों पर सबसे ज्यादा कार्य किया और प्रतिपादित किया मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी मैकडूगल, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां मानी है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के उपरांत एक संवेग का जन्म होता है। परंतु फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मानी है। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है ऊर्जा व निर्माण से, ऊर्जा व निर्माण। बालक के भविष्य के निर्माण व ऊर्जा में जो भी काम होती है वो जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति का डिपेंड होता है विध्वंस या विनाश। परीक्षा में आ जाएगी निम्न में से फ्राइड के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां थी? 2। मित्रों ध्यान रखिए, निम्न में से लड़की में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? नजर सबकी श्याम पट पर, बोलिए बैठे बैठे, इलेक्ट्रा ग्रंथि। पिता से अधिक मोह रखती थी, निम्न में से मां से अधिक मोह रखने का कारण था बालक का। बालक में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। बार बार कांच में देखना, अपने ही रूप पर मोहित होना और अपने ही रूप को देख करके बार बार खुश होना, निम्न में से कौन सा रोग है? नार्सिसिज्म कहलाता है। ये फ्राइड के अनुसार था, ये फ्राइड के अनुसार। एक शब्द होती है लिबिडो, इंपॉर्टेंट लगाओ, लिबिडो इंपॉर्टेंट लगा दो इसके आगे, कई बार परीक्षा में आ गया। इसको बोलते हैं काम भावना। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड कहता है कि बालक के शेषवावस्था में बालक में काम भावना पाई जाती है। शेषवावस्था ये कहता है, फ्राइड कहता है कि बालक के शेषवावस्था में बचपन में काम भावनाएं पाई जाती हैं, और उसी काम भावना के लिए उसने जो पर्टिकुलर शब्द लिया है मनोविज्ञान का, उसने लिबिडो कहा है। परंतु जैसे ही फ्राइड ने कहा है कि शेषवावस्था में बच्चे में काम भावना पाई जाती है, तो इसका शिष्य था जुंग, इसका शिष्य है। इसमें और उसके विचारों में विरोधाभास हो गया। उसने कहा कि यह बात गलत है कि बच्चे में बिल्कुल काम भावना नहीं हो पाई जाती है, बच्चे तो भगवान के रूप होती हैं। नहीं, परंतु इसने कहा नहीं, बच्चे में काम भावना पाई जाती है। इसीलिए बच्चा, आप देखते हो छोटा बच्चा जब भी नक्का होता है तो
अपने मूत्र मार्ग को छूता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है। मूत्र मार्ग को छूता रहता है, पेशाब करता है तो भी हाथ लगाता रहता है, टॉयलेट करता है, तो वो कहता है कि नहीं इसमें उसमें काम भावना है, इसीलिए उसने पर्टिकुलर शब्द लिप्डो किया है। परंतु युंग ने उसका विरोध किया, दोनों में मतभेद हो गया। इसके बाद युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परीक्षा में आ जाएगी निम्न में से परीक्षा में आ जाएगी निम्न फ्राइड के अनुसार निम्न में से काम भावना के लिए कौन से शब्द से परिभाषित किया, तो लिबिडो परीक्षा में आ जाएगी। लिबिडो क्या है, तो उसमें काम भावना। फ्राइड निम्न में से किसके अनुसार शेषावस्था में बच्चों में काम भावनाएं उग्र होती हैं, तो आप लगाना फ्राइड के अनुसार। किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। फ्राइड के अनुसार लगाना। जब दोनों में ही विरोधाभास हो गया, ये इसका शिष्य था, ये इसका शिष्य था, युंग इसका शिष्य था फ्राइड का, परंतु इसमें विरोधाभास हो गई भाई कि तू गुरु गलत कह रहा है, दोनों में मतभेद हो गया। इसके बाद युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में एक बार मात्र 1 मिनट में ही मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। सिगमंड फ्राइड कहाँ का रहने वाला? ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। यदि लड़की में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? इलेक्ट्रा लगाना, जिसके कारण अपने पिता से अधिक स्नेह करती थी। बच्चे लड़के में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती थी, इसलिए अपनी माँ से विशेष स्नेह रखता था। और काम भावना के लिए फ्राइड ने लिबिडो शब्द का प्रयोग किया। यदि साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आपको लगता है कि ये मेरा यह किया गया प्रयास थोड़ा सा भी आपको दिल को छुआ है तो लाइक कीजिए, आगे अपने मिलने वाले को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के बेल को प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई नवीन वीडियो बने तो सीधा आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तैयारी करते रहे, मैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। यस, नमस्कार साथियों। जाते जाते मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई, तो मैं पुनः लौटाए, अपने आप को रोकने पे साथियों, क्योंकि फ्राइड ने मूल जीवन प्रवृत्ति जो बताई है, फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति, इसके लिए पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया, वो है इरोस। वो क्या है? इरोस। क्योंकि मूल प्रवृत्ति विचारधारा मानते हैं कि मैक्सवेल ने दिया था 14 बताई, परंतु फ्राइड ने कितनी बताई? 2 बताई। पर पढ़ा जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? तो आपका जवाब लगेगा इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए पर्टिकुलर फ्राइड ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है थेनाटोस। क्या है? थेनाटोस। दोनों शब्द एक बार वहां पर देख लीजिए। इरोस, जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो इरोस, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है थेनाटोस। अच्छा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक लिए आपके लिए संघर्ष जारी है।